Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. So dear student, now we start our math online classes for class 5th. And dear student, previous class we have done our exercise 9.3, question number first and second. Now we do our word problem, question number 3. And our question number 3 is the product of two number is 2160. If the HCF is 12, find the LCM. तो बेटा हमारे पास प्रोडक्ट दिया, हमारा फॉर्मूला था a इंटू बी, मतलब हमारे पास टू नंबर a इंटू बी गिवन है, HCF गिवन और हमें LCM फाइंड आउट करना है. तो जो भी गिवन वैल्यू हमें फॉर्मूला में पुट कर देनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनमें से ये मटेरियल अलग करना है कि क्या क्या हमारे पास गिवन है. सो नाउ वी स्टार्ट एंड आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज एंड गिवन डिजिट इज a इंटू बी. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स a इंटू बी दिया हमारे पास 2160 एंड HCF हमारे पास गिवन है 12. हमें फाइंड आउट करना है LCM. सो हमारा फॉर्मूला है a इंटू बी इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF. a इंटू बी हमारे पास गिवन है, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 2160. LCM हमें फाइंड आउट करना है और HCF हमारे पास गिवन है 12. अब हम a इंटू बी हमारे पास गिवन है, हमें LCM फाइंड आउट करना है. तो जो गिवन नंबर जो हमें फाइंड आउट करना है उसके पास जो गिवन नंबर है वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो साइड चेंज होगी तो वो डिवीजन में आ जाएगा. तब हम 2160 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180. सो डियर स्टूडेंट, हमारा LCM इज 180. I think you understand very well our question number 3rd. Now we do our question number 4th. And our question number 4th is the HCF and LCM of two number are 240 and 560. बेटा पहले HCF दिया है तो 240 हमारा HCF है, LCM है तो हमारा 560. इफ वन नंबर, अगर एक नंबर भी गिवन है उसमें 6400, फाइंड द अदर नंबर मीन्स हमारे पास A गिवन है, हमें B फाइंड आउट करना है. HCF हमारे पास है, LCM हमारे पास है. बेटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई भी तीन चीज हमें मिलती है, एक हमें फाइंड आउट करनी होती है. तो टोटल 4 है होती है. तो हमारे पास HCF है, LCM में 2 ये हो गया और एक नंबर हो गया. 4th B हमें फाइंड आउट करना है. सो नाउ वी स्टार्ट आवर. HCF गिवन हमारे पास 240, LCM गिवन हमारे पास 560, A हमारे पास गिवन है 6400, B हमें फाइंड आउट करना है. तो हमारा फॉर्मूला है A इंटू बी इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF. तो A इंटू बी हमारे पास A दिया हुआ है 6400, B हमारे पास नहीं है, हम एज इट इज लिख देंगे. अब LCM हमारे पास, पहले हमने HCF लिखा है पर हमें ये नहीं कि हम LCM की जगह 240 लिख देंगे, हमें LCM की वैल्यू देखनी 560. सो हम लिखेंगे 560 मल्टीप्लाई बाय 240 HCF की वैल्यू है. अब देखिए बेटा हमें B की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो B के साथ 640 मल्टीप्लीकेशन में है, तो अब ये क्या चला जाएगा डिवीजन में. तो अब हमें इनको कट करना है. तो देखिए बेटा 0 से 0 हमारी कट हो गई, इस 0 से हमारी ये 0 कट हो गई. देखिए बेटा ये दोनों हमारे 8 की टेबल में आते हैं. यहाँ पर आ गया 3, 8 3 जा और यहाँ पे 8 8 जा. अब 8 की टेबल से 56 कट होता है, 8 1 जा 8, 8 7 जा. अब हमारे पास B की वैल्यू ऊपर क्या आ गई, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21. तो हमारे पास B की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गया हमारे पास 21. आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर 4th. नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर 5th इज द HCF ऑफ टू नंबर इज 13. कोई भी दो नंबर है तो उनका HCF दिया हमारे पास 13 एंड LCM है 1989. इफ वन नंबर इज 221, फाइंड द अदर नंबर. हमारे पास HCF गिवन है, LCM गिवन है, A गिवन है, हमें B फाइंड आउट करना है. सो स्टूडेंट क्वेश्चन ए, देखिए बेटा क्वेश्चन में हमारे पास HCF गिवन है 13, LCM गिवन है हमारे पास 1989, B गिवन है 221, B हमें फाइंड आउट करना है. फॉर्मूला हमारे पास A इंटू बी इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF. A हमारे पास गिवन, हम वैल्यू रखते चले जाएंगे, B एज इट इज, LCM 13 तो हमारे पास LCM है 1989 और HCF है 13. अब हमें B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन है वो डिवाइड में हो जाएगा. तो बेटा ये 221 हमारा 13 से डिवाइड हो जाता है 1 और 17 पे. अब 17 से हमने इसको डिवाइड करना है, तो बेटा ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है. जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 117. मीन्स हमारे पास B की वैल्यू क्या आ गई 117. ओके स्टूडेंट, नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज The HCF of 2736 and 8550. मतलब हमारे पास HCF गिवन है, दिया है 2736 और 8550 का 342. फाइंड द LCM. बेटा हमारे पास ये हमारे पास A नंबर है, ये B है और ये हमारे पास HCF. हमें LCM फाइंड आउट करना है. बेटा क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, A हमारे पास गिवन है 2736, B गिवन है हमारे पास 8550, HCF गिवन है हमारे पास 342 और LCM हमें फाइंड आउट करना है. तो अब हमारा फॉर्मूला है A इंटू बी LCM मल्टीप्लाई बाय HCF. अब हम इनकी वैल्यू रख देंगे 2736 मल्टीप्लाई 8550
एलसीएम हमारे पास गिवन नहीं है, एज इट इज राइट कर देंगे 300 मल्टीप्लाई 342। अब हमें एलसीएम की वैल्यू निकालनी है तो वो वहीं पे रखेंगे हम। 2736 मल्टीप्लाई बाई 8550 एंड अपॉन में 342। बेटा अब इनको कट आपने खुद करना है, किस टेबल से डिवाइड होंगे, कैसे आपने कट करना है, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपने खुद करना है। ये हमारा आपका होमवर्क है। पूरा क्वेश्चन सोल्व करके दिया है, सिर्फ आपने एलसीएम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल और क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th एंड 6th। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका एमएलपी स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं करा रही हूँ कक्षा 5वीं का पाठ 9। उसमें मैंने आपको पाठ पढ़ा दिया था और शब्दार्थ करा दिए थे। आप लोगों ने अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे शब्दार्थ और याद कर लिए होंगे। अभी हम प्रश्नोत्तर करेंगे। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए। रहमान के अब्बा घर चलाने के लिए क्या करते थे? मजदूरी करना, खेती करना या हाथ रेहड़ी चलाना? तो सही उत्तर होगा हाथ रेहड़ी चलाना। आगे है, सलीना की अम्मी डॉक्टर की सलाह के अनुसार कार्य क्यों नहीं कर पा रही थी? नासमझ थी, उनके पास पैसे न थे या वे करना नहीं चाहती थी? तो सही उत्तर होगा उनके पास पैसे न थे। आगे है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ हमेशा दिखाई देना, कभी दिखाई न देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। सही उत्तर होगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अभी पहले हम भाषा बोध करते हैं, इसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे। भाषा बोध में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। अब्बा, अम्मी, पड़ोसी, पड़ोसिन, पड़ोसे। महिला, पुरुष, बच्चा, बच्ची, पिता, माता, पत्नी, पति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। रुपया, रुपये, सेवई, सेवैयाँ, सहेली, सहेलियाँ, एक, अनेक, मिठाई, मिठाइयाँ, खुशी, खुशियाँ, पैसा, पैसे, रोज़ा, रोज़े, पड़ोसी, पड़ोसियों। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विशेषण होते क्या हैं। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे आमदनी का 1 रुपया घर में आता था, यहाँ जो 1 है वो रुपये की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है? विशेषण है। ऐसे ही हम इन वाक्यों में से विशेषण छांटेंगे। डॉक्टर ने अब्बा के लिए मांसाहारी भोजन करने की सलाह दी। तो यहाँ जो मांसाहारी है वो भोजन की विशेषता बता रहा है, तो ये मांसाहारी विशेषण है। डैश, सभी पड़ोसी सलीना के घर पहुँच गए। यहाँ विशेषण है सभी, जो पड़ोसी की विशेषता बता रहे हैं। मस्जिद में कई लोग इकट्ठा हुए। यहाँ कई विशेषण है। लोग ईद में स्वादिष्ट सेवई बनाते हैं। यहाँ स्वादिष्ट विशेषण है। अम्मा ने शल्मा से कुछ सामान मंगवाया था। यहाँ कुछ विशेषण शब्द है। अभी हम करेंगे प्रश्नोत्तर। पहले करते हैं मौखिक प्रश्न। सलीना और रहमान कहाँ रहते थे? उत्तर होगा लाल कुआं में। आगे है, सलीना के अब्बा जी को क्या हुआ था? उत्तर होगा गाड़ी वाले ने धक्का मार दिया था। आगे है, पड़ोसिन सलमा क्या बात करने आई थी? उत्तर होगा ईद की तैयारी के बारे में। ईद की तैयारी के बारे में। अभी लिखित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, डॉक्टर ने सलीना के अब्बू को क्या सलाह दी? उत्तर होगा, आपकी बुक में दे रखा कि अम्मी को क्या सलाह दी, जबकि पाठ में क्या है, अब्बू को क्या सलाह दी। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे। उत्तर होगा, डॉक्टर ने सलीना के अब्बू को
सलीना के अब्बू को मांसाहारी भोजन खाने की सलाह दी। क्या सलाह दी? मांसाहारी भोजन खाने की। आगे है, ईद के पास आने पर सलीना के अम्मी अब्बू की परेशानी क्यों बढ़ती जा रही थी? इसका उत्तर है, उनके पास दाल रोटी का खर्च चलाने के भी पैसे नहीं थे। वे सोच रहे थे कि त्योहार के दिन पड़ोसियों को क्या मुंह दिखाएंगे। अगला प्रश्न है, ईद आने पर पड़ोसी कहाँ पहुँच गए? इसका उत्तर होगा, ईद आने पर पड़ोसी मिठाइयाँ व सेवइयाँ लेकर सलीना के घर पहुँच गए। अगला प्रश्न है, अम्मी और अब्बू की आँखों से खुशी के आंसू क्यों बहने लगे? इसका उत्तर होगा, अपने पड़ोसियों को अपने दुख के समय साथ देते देखकर अम्मी और अब्बू की आंखों से आंसू बहने लगे। तो बच्चों, ये मैंने जो अभ्यास कार्य आपको कराया है, आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students, I am Anu Yadav, your GK teacher from MLP International School, Rajpura. Students, today we start our chapter number 16 of 5th class, Around the World. In this chapter we have given pictures of from the part of world, recognize them and then fill the blanks given in this chapter. Let's start our chapter number 16, Around the World. Every country of the world has something for which it is famous. Students, आप ये तो जानते हैं कि प्रत्येक कंट्री में, हर एक कंट्री में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो कंट्री फेमस होती है। इन दिस चैप्टर वी विजिट दोज प्लेसेस. इस चैप्टर में हम उन जो फेमस चीज़ें हैं किसी भी कंट्री में उस कंट्री से रिलेटेड हम वो पिक्चर देखेंगे. फर्स्ट पिक्चर जो हमारे पास गिवन है वो किसकी है? आईफिल टावर और जो कि फ्रांस में है. सेकेंड वन इज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. स्टूडेंट्स, ये सबसे ऊंची दीवार है चाइना की और ये कहाँ पर स्थित है? चाइना में. थर्ड पिक्चर हमारे पास गिवन है वो है ग्रेट पिरामिड्स एंड इट इज लोकेटेड इन इजिप्ट. थर्ड जो हमारी पिक्चर है वो ग्रेट पिरामिड्स की बनी हुई है और ये कहाँ पर स्थित है? इजिप्ट में. फोर्थ पिक्चर है वो ओपेरा हाउस की है एंड इट इज सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया. कहाँ पर स्थित है ये? ऑस्ट्रेलिया में. नेक्स्ट वन इज माउंट फूजी की पिक्चर हमारे पास गिवन है. ये माउंट फ्यूजी कहाँ पर स्थित है? जापान में. नेक्स्ट वन इज दुबई टावर. जो दुबई टावर है वो दुबई में लोकेटेड है. नेक्स्ट वन इज लंदन ब्रिज एंड ये कहाँ पर है? लंदन ब्रिज इट इज लोकेटेड इन लंदन. जो हमारा लंदन है, लंदन कंट्री है, वहाँ पर ये ब्रिज बना हुआ है और इसका नाम क्या है? लंदन ब्रिज. नेक्स्ट वन इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी. स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये हमारी नेक्स्ट पिक्चर है. इसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी की पिक्चर शो की हुई है चैप्टर में और ये कहाँ पर है? यूएसए में. यूएसए में ये स्थित है. नेक्स्ट इज पेरोनस ट्विन टावर एंड इट इज इन मलेशिया. कहाँ पर स्थित है ये? मलेशिया में. पेरोनस ट्विन टावर. एप्स इट इज इन स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड में स्थित है. नेक्स्ट इज मेक्सिको सिटी. मेक्सिको सिटी कहाँ पर है? मेक्सिको में है. नेक्स्ट जो हमारी पिक्चर गिवन है वो है ओलंपिक पार्क ऑफ माउंट्रियल एंड इट इज इन कनाडा. कहाँ पर स्थित है ये? कनाडा में. नेक्स्ट पिक्चर जो हमारी है वो है नेक्स्ट पिक्चर गिवन है हमारे चैप्टर में वो किसकी है? गोंडोला वेनेसी इटली में स्थित है. ये जो हमारी पिक्चर गिवन है गोंडोला
वेनेसी वो कहाँ पर स्थित है? इटली में। बर्लिन, नेक्स्ट पिक्चर हमारी बर्लिन की है और ये कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में। स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स with the help of clue box. First one is Olympic Park of Montreal is in Canada. कहाँ पर स्थित है? ये हमने अपने चैप्टर में पढ़ा है कि मॉन्ट्रियल जो हमारा ओलंपिक पार्क है मॉन्ट्रियल का, वो कहाँ पर स्थित है? कनाडा में। आपको वही फिल करना है। सेकंड इज द प्लेस फेमस फॉर इट्स आइस कैप माउंटेन इज स्विट्जरलैंड। जहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ गिरती है और आइस के जैसे कैप बनी होती है माउंटेन की, वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। आपको स्विट्जरलैंड लिखना है। थर्ड वन इज पेरोनस ट्विन टावर इज सिचुएटेड इन मलेशिया। मलेशिया में सिचुएटेड है। फोर्थ इज माउंट फ्यूजी इज सिचुएटेड इन जापान। माउंट फ्यूजी कहाँ पर स्थित है? जापान में है। फिफ्थ इज फ्रांस हैज डैश। फ्रांस में क्या है? आईफिल टावर। सिक्स्थ इज द कंट्री इजिप्ट हैज रॉक इन द शेप ऑफ पिरामिड। जो कंट्री है इजिप्ट, उसमें क्या बना हुआ है? जो पिरामिड्स बने हुए हैं वो किसकी शेप में है? रॉक की, चट्टानों की शेप में है। लास्ट वन इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज इन यूएसए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? यूएसए में। स्टूडेंट्स, फिल these blanks as I fill in your book। जैसा कि मैंने बुक में फिल किया है वैसे ही आपको अपनी बुक में फिल करना है। Students, I hope you understand our chapter number 16 around the world. Thank you students. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 8, the environment. डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो क्लास 5th है उसके SA1 एग्ज़ाम के अंदर हमारे 9 चैप्टर्स आएंगे। हमारे 7 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, चैप्टर नंबर 13 और 17 हम कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 8, द एनवायरनमेंट, और इसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर बचेगा? चैप्टर नंबर 18, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ये 9 चैप्टर हमारे हाफ ईयर एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। तो बेटा, ये मैंने आपको सिलेबस बताया है हाफ ईयर एग्जाम का। चैप्टर नंबर 8 आज हम करते हैं द एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट, द अर्थ हैज सम स्पेशल फीचर्स टू मेक लाइफ पॉसिबल हेयर। जो हमारी अर्थ है उसके कुछ स्पेशल फीचर्स है जिसके कारण यहाँ पर लाइफ संभव है, जीवन संभव है। एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। सारी चीज़ें जो हमारे चारों ओर विद्यमान है वो क्या कहलाती हैं? एनवायरनमेंट कहलाती है, वातावरण कहलाती है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट। जो हमारी अर्थ है इसी के कारण इसको हम, इन जो विशेषताएं हैं यहाँ पर जीवन संभव होने की जो विशेषताएं हैं, जैसे वाटर है, एयर अवेलेबल होने के कारण इसे एक यूनिक प्लैनेट कहते हैं। द एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। एनवायरनमेंट जो है वो हमारी अर्थ पर जितने भी जीवित और अजीवित तत्व पाए जाते हैं उन सभी से मिलकर जो बना है हमारी अर्थ पर, वो क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट कहलाता है। द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 स्पेयर्स। जो हमारी एनवायरनमेंट है वो 4 स्पेयर्स में है। देयर आर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर और बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। फर्स्ट क्या है? लिथोस्फेयर। द आउटर मोस्ट सोलिड लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। हमारी जो अर्थ है इसकी सबसे ऊपर की जो लेयर है वो सोलिड है, उसे हम कहते हैं स्थल मंडल या लिथोस्फेयर। इट कंसिस्ट ऑफ लैंड मास ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड फ्लोर ऑफ द ओशियंस। ये जो सबसे ऊपर की क्रस्ट होती है, सबसे ऊपर का जो एरिया होता है हमारी अर्थ का, यहाँ पर बहुत सारे लैंड मासेस जिन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं और फ्लोर्स जो है उनको ओशियंस कहते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स एंड सोइल। ये किससे बनी है? सॉलिड रॉक्स और सोइल से बनी हुई है, सबसे ऊपर की जो लेयर हमारी अर्थ की। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्रस्ट। इसे हम क्रस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है उसके अंदर सबसे ऊपर की लेयर होती है क्रस्ट, उससे नीचे मेंटल और सबसे नीचे क्या होता है? कोर। तो इस सबसे ऊपर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। इट इज द
थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ये हमारी अर्थ की सबसे पतली लेयर है। इट हैज़ ए लेयर ऑफ सोइल विच इज़ सुटेबल ऑफ ग्रोविंग क्रॉप, इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है सोइल की जो सुटेबल है फसल ग्रो करने के लिए, क्रॉप ग्रो करने के लिए। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ लाइक ऑयल, गैस एंड मिनरल्स आर फाउंड इन द लिथोस्फेयर विच मेक इट सो इम्पोर्टेंट, जितने भी सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक जो संसाधन है जैसे ऑयल है, गैस है या मिनरल्स हैं, वो सारे लिथोस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको ये इम्पोर्टेंट बनाते हैं। बिलो द क्रस्ट आर टू मोर लेयर्स नेमली मेंटल एंड कोर, ये क्रस्ट के नीचे दो और मेन लेयर्स पाई जाती है हमारे अर्थ पर, इसे हम मेंटल और कोर कहते हैं। जो यहाँ पे इस डायग्राम में हमने देखा ना, क्रस्ट के नीचे मेंटल और मेंटल से नीचे कोर। The mantle is middle layer and consists of molten rocks called magma. जो मेंटल जो लेयर है हमारी अर्थ की, ये बीच की लेयर है, मिडल लेयर है, और ये किससे बनी है? मोल्टन रॉक्स जो है हमारी जो जिन्हें हम मैग्मा कहते हैं उनसे बनी हुई है, वो पाया जाता है यहाँ पर। दिस लेयर इज अवेलेबल बिलो द कॉन्टिनेंट्स एंड अंडर द सी, ये जो लेयर है ये कॉन्टिनेंट्स के नीचे और सागरों के अंदर पाई जाती है। एज वी गो डीपर इनटू द अर्थ, जब हम अर्थ के अंदर गहराई में जाते हैं, इट गेट्स हॉटर एंड हॉटर एंड द प्रेशर इंक्रीज, क्या होता है? ये बहुत अधिक गर्म होती चली जाती है और प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज होता जाता है। जैसे हम अर्थ के अंदर नीचे गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर अधिक होता है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अर्थ, हमारी अर्थ है उसके टू पार्ट्स हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। उसके बाद क्या है? आउटर कोर और इनर कोर। द आउटर कोर इज लिक्विड एंड द इनर कोर इज सॉलिड, जो आउटर कोर है वो लिक्विड है और इनर कोर क्या है? सॉलिड है। तीन लेयर्स पाई जाती हैं हमारी अर्थ के अंदर, पहले क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर। कोर के टू पार्ट्स हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है और इनर कोर सॉलिड फॉर्म में है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल जो है। द स्पेयर ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, वो जलीय जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहलाता है हमारी अर्थ पर। include all the water on the earth's surface, the ocean, streams, lakes and groundwater, as well as the frozen water in glaciers, on mountain and in the Arctic and Antarctic ice sheets. जो हमारी अर्थ पर जितना भी वाटर पाया जाता है वो सारा किस में इंक्लूड होता है? इन हाइड्रोस्फीयर में। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, शामिल होती हैं? ओशियंस हैं, स्ट्रीम्स हैं, लेक्स है, ग्राउंड वाटर है, या फिर जो फ्रीजन वाटर है हमारा ग्लेशियर्स के रूप में, वो सारा भी किसके अंदर आता है? हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। माउंटेन्स के ऊपर जो बर्फ जमी हुई है वो भी, आर्कटिक और अंटार्कटिक जो आइस शीट्स हैं वो सारी हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड होती हैं। 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, हमारी अर्थ सरफेस का 71% किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। अबाउट 97% ऑफ द अर्थ सरफेस इज इन द ओशियन, हमारी जो अर्थ सरफेस है उसका 97% एरिया किससे कवर्ड है? ओशियन से। विच इज सॉल्टी, वो कैसा है? नमकीन वाटर है। डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं? द लिविंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटमोस्फेयर आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स आर कॉल्ड एबायोटिक फैक्टर, जो जीवित तत्व हैं उनको हम कहते हैं बायोटिक तत्व, और जो नॉन लिविंग तत्व हैं, जो अजीवित तत्व हैं, वो क्या कहलाते हैं? एबायोटिक फैक्टर्स। द रिमेनिंग 3% इज fresh water in which around 75% of the frozen in glaciers and ice caps, क्या है? जो हमारी अर्थ है उसका 97% तो ओशियंस में है वाटर, उसके बाद 3% जो बचा हुआ वाटर है जो फ्रेश वाटर है, उसमें से 3% में से 75% किसमें? ग्लेशियर्स में जमा हुआ है। ड्यू टू इवेपोरेशन, कंडेंसन एंड प्रिसिपिटेशन, वाटर ऑन द अर्थ इज कंस्टेंटली मूविंग, क्या होता है? इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण, कंडेंसन मतलब संघनन, और प्रिसिपिटेशन मतलब जो बारिश होती है उसके कारण जो हमारा वाटर है वो हमेशा मूविंग करता रहता है, चलता रहता है। द वाटर इन सी, रिवर एंड लेक गेट्स हीट ड्यू टू द सन हीट, क्या होता है? रिवर और सी या लेक्स में जो वाटर है वो सन की गर्मी के कारण गर्म होता है। द वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर्स, और जो वाटर है वो भाप में चेंज होता है, भाप के वाटर वेपर्स में। सिंस वाटर वेपर्स इज लाइटर इन
राइज अप इन द स्काई। क्या होता है जब ये हल्के हो जाते हैं तो स्काई के ऊपर, स्काई की तरफ चलने लग जाते हैं वाटर वेपर्स। द प्रोसेस इन विच द सन हीट अप वाटर इन ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स एंड टर्न इट इनटू वेपर्स ऑन स्ट्रीम्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्या होता है कि सन की गर्मी के कारण जो ओशियन, रिवर या लेक्स या पॉन्ड्स का जो वाटर है वो वेपर्स में चेंज होता है, उसे कहते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण कहते हैं। द वाटर वेपर in the air cools down and change back into drops of water forming clouds। क्या होता है जब ये वाटर वेपर्स आकाश में चले जाते हैं, स्काई में चले जाते हैं, तो ये ठंडे हो जाते हैं और ये चेंज हो जाते हैं ड्रॉप्स में, पानी की बूंदों में, और उनसे क्या बनते हैं, बादल बनते हैं, क्लाउड फॉर्मिंग हो जाती है। दिस इज नोन एज कंडेंसन। उसे हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, कंडेंसन कहते हैं। मैनी थिन ड्रॉप्स ऑफ वाटर ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज क्लाउड। बहुत सारी जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो बड़े बड़े बादलों में चेंज हो जाती है। When cloud become heavy and cannot hold any more water, they fall on the ground as rain। जब जो क्लाउड है, बादल है, वो हैवी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर वाटर हो जाता है और वो और वाटर को नहीं झेल सकते हैं, तो उससे क्या होता है, बारिश होती है। दिस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन। उसे हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन कहते हैं, वृष्टि कहते हैं। The rain water flow back into sea, oceans, rivers, ponds and lakes। जो रेन वाटर है वो बह के किस में जाता है, सीज में, ओशियंस में, रिवर में, पॉन्ड्स में या लेक्स में। The sun again heat up these water and it goes up अगेन एज फॉर्म क्लाउड। ये सन जो है वो उस वाटर को दोबारा से गर्म करता है और वो फिर से बादलों के रूप में चेंज हो जाता है। दस द वाटर साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। इसी के कारण जो वाटर साइकिल है वो चलती रहती है। अब यहाँ पे बेटा एक वाटर साइकिल का डायग्राम दिखाया हुआ है। इसके अंदर यार सन से हीट गिर रही है, सन से हीट आने के कारण वाटर गर्म हो रहा है, ये वाटर बॉडी है। यहाँ से इवेपोरेशन के कारण वाटर ऊपर जा रहा है, जो वाष्पीकरण के रूप में, भाप के रूप में। अब जब ये वाटर एक जगह इकट्ठा होता है, ठंडा होता है, तो क्लाउड फॉर्म में आ जाता है, और जब क्लाउड उस वाटर को झेल नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे वाटर हो जाता है, तो वो बारिश के रूप में नीचे गिरता है और फिर से इवेपोरेशन होके ऊपर जाता है। तो मतलब ये वाटर साइकिल चलता रहता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। जो वाटर है वो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। मैरीन लाइफ विच एग्जिस्ट इन द सीज प्रोवाइड्स अस विद फूड। द क्लाइमेट ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओशियन करंट। क्या होता है, मैराइन जो लाइफ है वो प्रोवाइड करती है, हमें फूड प्रोवाइड करवाती है, और क्लाइमेट जो है वो किसी स्थान की किसके ऊपर डिपेंड करती है, ओशियन करंट्स पर, महासागरीय धाराओं पर। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। So dear students, thank you. I hope you understand in this chapter. You also read this chapter 2 times. Thank you. Morning students, I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. So student, today science class we will start with 5th class and chapter 12. Okay, in chapter 12 pollution we will read our new topic pollution, land pollution. आज हम अपना न्यू टॉपिक रीड करेंगे, लैंड पोल्यूशन. सो लेट्स वी स्टार्ट. Students, we will read a remaining topic of this chapter on page number 129. Land pollution. आज हम कौन सा टॉपिक रीड करेंगे, लैंड पॉल्यूशन. लैंड पॉल्यूशन इज द डिग्रेडेशन और destruction of the earth's surface and soil. इसमें क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस है, जो सबसे ऊपर की जो परत है अर्थ की, वो क्या हो जाता है, उसका निम्नीकरण हो जाता है, नष्ट हो जाती है वो. ठीक है, जो सोइल होती है. देयर आर मैनी फैक्टर्स डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड पोल्यूशन. यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जो फैक्टर्स हैं जो लैंड पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है. सच एज डिफॉरेस्टेशन. पहला कौन सा है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई. अगर हम पेड़ों को कट करते हैं तो उससे भी क्या होता है, जो सोइल है, वो लैंड है जो पॉल्यूट होती है. एंड सोइल इरोजन. सोइल इरोजन से भी, सोइल इरोजन मीन्स क्या होता है, मिट्टी का कटाव. ओवर क्राउडेड, अति संकुलित एंड लैंड फीड्स, और जो क्षेत्र है उसका भराव करने से. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन.
इंडस्ट्रीज़ बनाने से और जो भी हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं वो, एटसेट्रा। ट्रीज़ आर कट डाउन फॉर कंस्ट्रक्शन, अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए हमें पहले ट्रीज़ को कट करना पड़ता है, उस स्पेस को खाली करना पड़ता है। पर्पस लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, तो इससे क्या होता है, पेड़ कट किए हैं, इससे क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ, ठीक है, वनों की कटाई हुई और उसके बाद सॉइल का इरोजन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज स्टेप्स टू प्रिवेंट लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन से प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे जो हम फॉलो कर सकते हैं। वी शुड फॉलो द 3 Rs, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। हम इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसका यूज़ करना चाहिए हमें, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको रिड्यूस करके यूज़ कर लेना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए दोबारा, और रिसाइकल करके यूज़ कर लेना चाहिए। यूज़ रिफिल्स इंस्टेड ऑफ बाइंग बोटल्स, और किसका यूज़ करना चाहिए, जो रिफिल्स होती हैं उसका यूज़ करना चाहिए, किसके बजाय, बोतल खरीदने की बजाय। एज दिस विल रिड्यूस द गार्बेज, इससे क्या होगा, जो कूड़ा होगा बोतल से वो कम हो जाएगा। एंड एनर्जी इन मैन्युफैक्चरिंग, और जो एनर्जी लगती है बनाने में वो भी इसमें रिड्यूस हो जाएगी। बाय ओनली व्हेन यू नीड, जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती तभी आप उस चीज़ को खरीदो, ये नहीं आपके पास कोई बोतल है या फिर कोई भी चीज़ है तो उसको दोबारा खरीदो, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा गार्बेज इकट्ठा होता है। डू नॉट लिटर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे गंदगी इकट्ठे नहीं होने देनी चाहिए। रीयूज़ द प्लास्टिक एंड ग्लास जार, जो ग्लास जार होते हैं और प्लास्टिक होता है उसको दोबारा यूज़ कर लेना चाहिए। एंड कंटेनर्स फॉर स्टोरेज पर्पस, उसमें कुछ ना कुछ स्टोर करके रख देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, नॉइस मीन्स क्या होता है, शोर। शोर से जो पॉल्यूशन होता है, द कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड ट्रैफिक क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइस लीडिंग टू नॉइस पॉल्यूशन। किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन होती है, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा शोर होता है, और ट्रैफिक जो होता है उससे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है, तो उससे क्या होगा, नॉइस हो जाती है। इससे हाउस होल्ड इक्विपमेंट, जो घर में ही सामग्री यूज़ होती है, लाइक मिक्सचर, वैक्यूम क्लीनर, मिक्सचर जो यूज़ करते हैं हम घर पे, वैक्यूम क्लीनर जो यूज़ करते हैं, ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू नॉइस पॉल्यूशन, ये भी सहयोग देते हैं नॉइस पॉल्यूशन में। ओके स्टूडेंट्स, प्लेइंग लाउड म्यूज़िक, अगर हम ज़्यादा तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सुनते हैं, और लाउड स्पीकर इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, किसका सोर्स है स्टूडेंट्स, नॉइस पॉल्यूशन का दीज डेज। ओके, स्टेप टू प्रिवेंट नॉइस पॉल्यूशन, कुछ स्टेप्स है जिससे हम नॉइस पॉल्यूशन से बच सकते हैं। डू नॉट होंक अननेसेसरली ऑन द रोड, हमें जो हॉर्न की जो आवाज़ होती है, काका की जो आवाज़ होती है, अनावश्यक जो आवाज़ होती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, वो रोड पे हमें क्रिएट नहीं करनी चाहिए बेवजह। डू नॉट होंक व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज़ रेड, जब ट्रैफिक लाइट रेड है, आपको पता है अभी नहीं जाना, तो हॉर्न बजाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वेट फॉर द अदर व्हीकल्स, तो हमें क्या करना चाहिए, जो दूसरे व्हीकल्स जा रहे हैं उनका वेट करना चाहिए बिफोर यू टू मूव अप, आपके जाने से पहले। डू नॉट प्ले वेरी लाउड म्यूज़िक, ज़्यादा लाउड म्यूज़िक प्ले नहीं करना चाहिए, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए। इट नॉट ओनली डिस्टर्ब्स अदर बट हार्मफुल टू द ईयर्स टू, ये दूसरों के लिए डिस्टर्ब नहीं करता, दूसरों को ही परेशान नहीं करता, बल्कि आपके जो ईयर्स हैं उसको भी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज़ completed, you will read this chapter. Okay, now we will do exercise of this chapter. Write true and false, आपको ट्रू फॉल्स लिखना है, करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए। फर्स्ट है, व्हीकल शुड गेट रेगुलर पॉल्यूशन चेक, जो व्हीकल्स होते हैं उनको रेगुलर पॉल्यूशन जो होता है उनका चेक कराना चाहिए, तो क्या आएगा इसका, ट्रू आएगा। वी शुड बाय वाटर बोटल्स रादर देन रिफिलिंग दैम, जो हमें क्या करना चाहिए, वाटर बोटल्स को खरीदना चाहिए रीफिलिंग की बजाय, उसको दोबारा फिल करने की बजाय, तो क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स। वी शुड प्ले ब्लास्टिंग म्यूज़िक एट पार्टीज़ में बहुत तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक को चलाना चाहिए, तो क्या आएगा, फॉल्स। देयर हैज़ बीन अ वास्ट चेंज इन द
environment in recent years due to construction. यहाँ पे कई सालों की वजह से क्या इन सालों में क्या हुआ है, एनवायरनमेंट जो है उसमें चेंजमेंट हुए हैं कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो क्या आएगा, ट्रू. ओके. हाउस होल्ड इक्विपमेंट ऑल्सो कोज नॉइस पोल्यूशन, जो घर में जो सामग्री होती है उनसे भी नॉइस पोल्यूशन होता है, तो क्या आएगा, ट्रू. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, कंटेमिनेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें उसको दूषित जब वो हो जाता है तो वो क्या आएगा, क्या हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है. डैश इज द डिग्रेडेशन ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सोइल, जब अर्थ के सरफेस में क्या आ जाता है, निम्नीकरण हो जाता है, नाश हो जाता है उसका, तो क्या नष्ट हो जाती है जो सोइल की सबसे ऊपरी परत होती है, तो क्या होगा, उससे लैंड पोल्यूशन हो जाता है. नेक्स्ट, डैश ए मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन का कौन सा सोर्स है जिससे नॉइज पोल्यूशन होता है, लाउड स्पीकर्स. ओके. द 3 Rs ऑफ प्रिवेंटिंग पोल्यूशन आर, जो 3 Rs है वो पॉल्यूशन को प्रिवेंट करते हैं, कौन कौन से हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करके हम क्या करते हैं, पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. स्पाइलिंग ऑफ डैश इन वाटर कोज वाटर पोल्यूशन, अगर हम पानी में ऑयल को फैला देते हैं तो उससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है, तो यहाँ क्या आएगा, ऑयल. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पोल्यूशन. आपको ये देखना है किस टाइप का पोल्यूशन है, तो यहाँ पे देखो क्या है, कटिंग डाउन ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, लैंड पोल्यूशन. ओके. नेक्स्ट में भी क्या हो रहा है, जब गार्बेज इकट्ठा हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, लैंड पोल्यूशन. नेक्स्ट में क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन. ठीक है, जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है. इसमें भी क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है. नेक्स्ट में भी क्या हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है कंस्ट्रक्शन की वजह से. ओके स्टूडेंट्स, now students we will do question answer of this chapter, and our first question is what is pollution. pollution क्या होता है, pollution is the contamination of our natural resources. natural resources जो हैं वो दूषित हो जाते हैं, that cause adverse change in our environment, तो ये हमारे environment में विपरीत change लाता है, उसकी वजह से क्या होता है, pollution हो जाता है. pollution is the contamination of our natural resources that cause adverse change in our environment. Okay, next question is how would you solve the problem of land pollution. आप land pollution की जो problem है उसको कैसे solve करोगे. First we should follow the 3 Rs, reduce, reuse and recycle. आप क्या यूज़ करना, आपको क्या यूज़ करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, जो 3 Rs है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, इसको यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है बाय ओनली व्हेन यू नीड, कोई भी चीज़ जब आपको ज़रूरत होती है तभी खरीदनी चाहिए. थर्ड पॉइंट, डू नॉट लिटर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जो कचरा होता है वो हमें नहीं फैलाना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल राइट फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक ऑफ साइंस एंड लर्न ऑल्सो. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. Hello student of 5th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our word meanings and it exercise A, B, C and D. And now in this class, we will start our question answer, part E, F and G. So let's start our question answer. Part E. Answer the following question in 1 or 2 words. हमें 1 और 2 words में इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, What time does the boy go to school? वह कौन सा टाइम था जिस टाइम पे लड़का स्कूल में जाता था, तो कौन सा था वो, 10 AM पे. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, Who is selling the bangles? बैंगल्स कौन सेल कर रहा था, आंसर ए, हॉकर. क्वेश्चन नंबर थर्ड,
हु इज़ डिगिंग द ग्राउंड, ग्राउंड की खुदाई कौन कर रहा था? आंसर है ए गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 4 है हु इज़ वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट एट नाइट, अकेले गलियों में रात को कौन घूम रहा था? तो आंसर क्या होगा? आंसर ए वॉचमैन। क्वेश्चन नंबर 5 है हु इज़ वॉकिंग क्वेश्चन नंबर 5 है एट वट टाइम डज द बॉय रिटर्न फ्रॉम स्कूल, कौन सी टाइम पर बॉय है वो स्कूल से वापस आ जाता था? तो आंसर होगा एट 4 PM। पार्ट एफ है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस, हमें 1 सेंटेंस में इन क्वेश्चन के आंसर देनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ ए वोकेशन विच 3 वोकेशंस आर टॉक अबाउट इन द पोएम। वोकेशन क्या होता है? वोकेशन हम किसको कहेंगे? और इस पोएम में 3 टाइप्स के वोकेशंस की बात की गई है, तो वो कौन कौन से वोकेशंस हैं हमारे? आंसर वोकेशंस आर रेफर्स टू दैट ऑक्यूपेशन, वोकेशन क्या होता है हमारा? एक ऑक्यूपेशन होता है, पेशा। इन दिस पोएम पोएट टॉक अबाउट 3 वोकेशंस, 3 वोकेशंस के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है हॉकर, सेकंड गार्डनर एंड वॉचमैन। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड द पोएट कॉल द स्ट्रीट लैम्प पेजेंट, पोएट है वो स्ट्रीट लैम्प को एज अ जेंट क्यों मानता है? आंसर है बिकॉज इन द डार्क नाइट में ओनली स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जेंट, केवल एक स्ट्रीट लैम्प था जो कि वहाँ पर स्टैंड था, मीन्स पूरी अंधेरी रात में ओनली वो स्ट्रीट लैम्प था। तो ऐसा कैसे लग रहा था वो? जैसे जेंट विद 1 रेड आई इन इट्स हेड, जैसे जेंट होता है वो अंधेरी रात में बिल्कुल ब्लैक होता है, लेकिन उसकी शो क्या होती है? उसकी ओनली आई शो होती है। इसी तरह स्ट्रीट लैम्प भी ऐसे ही शो हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ इज़ द लेन डिस्क्राइब्ड, लेन कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? आंसर इन द एवरी मॉर्निंग द लिटिल बॉय वॉक टू स्कूल बाय अवर लैन, एवरी मॉर्निंग में जो लिटिल बॉय था वो हमेशा स्कूल लैन के द्वारा जाता था। और लैन इज़ लाइक दैट अ स्ट्रीट, लैन कैसे थी वो? स्ट्रीट की तरह। पार्ट सी है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 वाई डज द चाइल्ड वांट टू बिकम ए हॉकर, व्हाट अट्रैक्टिवनेस हिम अबाउट दिस वेकेशन, जो चाइल्ड है वो हॉकर क्यों बनना चाहता था और उसे क्या अट्रैक्ट हुआ हॉकर का? आंसर द लिटिल बॉय मीट एवरीडे ए हॉकर, लिटिल बॉय हमेशा एवरीडे किससे मिलता था? हॉकर से मिलता था। क्राइंग बैंगल्स, जो कि बैंगल्स के लिए चिल्लाता रहा। सो द लिटिल बॉय वांट्स टू बिकम अ हॉकर, इसलिए लिटिल बॉय क्या बनना चाहता था? हॉकर बनना चाहता था। ही शेड दैट, उसने कहा आई विश आई वर अ हॉकर, काश मैं एक हॉकर होता। स्पेंडिंग माई डे ऑन द रोड, और मैं रोड के ऊपर अपना डे स्पेंड करता, मीन्स उसे रोड पर घूमना सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव किया हॉकर का। क्वेश्चन नंबर 2 है लास्ट व्हाट डू द गार्डनर एंड वॉचमैन डू, गार्डनर और वॉचमैन क्या कर रहे थे? आंसर द गार्डनर वाज डिगिंग द ग्राउंड, जो गार्डनर है वो ग्राउंड की खुदाई कर रहा था। ही सॉइल्स हिज क्लॉथ्स विद डस्ट, और उसने अपने क्लॉथ्स पर क्या लगा रखी थी? मिट्टी और डस्ट वगैरह लगा रखी थी। एंड द वॉचमैन स्विंग्स हिज लालटन एंड वॉक्स विद हिज शेडोज एट हिज साइड, और जो वॉचमैन था वो नाइट में क्या कर रहा था? एक खाली गली में वॉक कर रहा था लालटन के साथ
और शेडो भी उसके साथ थी और उसके साइड में. So students, I hope you will understand this question answer of 7th chapter. This question answer write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day.